सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, आपने भी अक्सर सोचा होगा कि आखिरकार जब देश में कहीं चुनाव आते हैं किसी राज्य में, तो ये शमशान, कब्रिस्तान, 80 बनाम 20 जैसे वाहियात मुद्दे क्यों उछाले जाते हैं। आखिर क्यों इन वाहियात मुद्दों पे चर्चा की जाती है और क्यों असल मुद्दों को गायब कर दिया जाता है। असल मुद्दे जैसे शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, खेती किसानी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सारे मुद्दे अक्सर क्यों गायब हो जाते हैं चुनाव के समय। इसके पीछे पूरा एक सोचा समझा षड्यंत्र होता है और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश के तहत काम किया जाता है। और वही चीज आपको समझनी होगी। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव उनमें सबसे मुख्य होगा और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यह चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। उनका इशारा था हिंदू मुसलमान की तरफ। उन्होंने कहा कि भाई यह चुनाव होगा जिसमें एक तरफ वो होंगे जो राम जन्मभूमि का विरोध करते थे और एक तरफ वो होंगे जो राम जन्मभूमि का सपोर्ट करते थे। मतलब कुल मिलाके वो इस इलेक्शन को हिंदू बनाम मुसलमान बनाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा अपने दिमाग पे जोर डाल के कि अक्सर चुनाव आते ही ये गैर जरूरी वाहियात मुद्दे क्यों उछाले जाते हैं। ये मुद्दे इसलिए उछाले जाते हैं कि आप अपने असल मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती किसानी, महंगाई, आप इनको भूल जाएं और धर्म जातीय क्षेत्र के नाम पे बट के वोट डाल दें। और जो पॉलिटिकल पार्टी धर्म जाति के नाम पे जितना ज्यादा जहर घोल पाती है वो उतना ही सक्सेसफुल रहती है, उसको उतनी ही सफलता मिलती है। जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मसल पावर, पैसे की पावर ज्यादा होती है, वही पार्टी चुनाव जीत जाती है। आपको अपने मुद्दे पहचानने होंगे, आपको अपने मुद्दों पे टिकना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यूपी में अचानक से ही 80 बनाम 20 और हिंदू बनाम मुसलमान और शमशान बनाम कब्रिस्तान क्यों लाया गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 5 सालों में 2017 से लेके 22 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो मात्र 0.43 यानी 0.43% प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की दर से बढ़ी है। मात्र 0.43%। पूरे देश में जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 86,000 रुपया है और उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है? लगभग 41,000। यानी पूरे देश में जितनी है उसकी आधी है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे अगर देश में देखें तो 36 राज्यों यूनियन टेरिटरीज में से उत्तर प्रदेश का नंबर 32वां है। अगर हम बात करें स्टेट जीडीपी की ग्रोथ की तो 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी जो लगभग 12% से ग्रो कर रही थी, 2017-18 में उसकी ग्रोथ आ गई 4%, 2018-19 में उसकी ग्रोथ आ गई 5%, 2019-20 में फिर उसकी ग्रोथ आ गई 4% और 2020-21 में उसकी ग्रोथ पहुंच गई नेगेटिव में, माइनस में उसकी ग्रोथ पहुंच गई उत्तर प्रदेश की जीडीपी की। उत्तर प्रदेश में हालात यह है कि पिछले 5 सालों में यदि आप एवरेज निकालेंगे आपकी हर साल की जीडीपी की ग्रोथ तो वो मात्र 1.95% है, जो पिछली टर्मों में इससे बहुत ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि पिछले 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग दर -3.34% हो गई, जो इससे पहले के कार्यकाल में 14.64 थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सालों में बेरोजगारी दर 2.5 गुना बढ़ गई और नौजवानों की बेरोजगारी दर 5 गुना बढ़ गई। आप इन मुद्दों पे ना सोच पाए, आप इन मुद्दों पे वोट ना डाल पाए, इसीलिए शमशान कब्रिस्तान, 80 बनाम 20 और हिंदू मुसलमान का मुद्दा चुनाव के समय बार बार उछाला जाता है। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये मुद्दे गैर जरूरी वाहियात मुद्दे इसलिए उछाले जाते हैं ताकि आप ये भूल जाएं कि इसी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और 1 पत्रकार को जिंदा अपने बेटे के माध्यम से गाड़ियों के नीचे कुचलवा दिया था, ताकि आप यह भूल जाएं
कि उत्तर प्रदेश का एक मंत्री अजय टैनी, जो गृह राज्य मंत्री है, जिसकी जिम्मेदारी है कि देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा करे, गृह राज्य मंत्री की यही तो जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो मंत्री लखीमपुर में भाषण देता है, गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है और कहता है कि 2 मिनट में लखीमपुर छुड़वा देंगे। वो कहता है कि वो मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी बनने से पहले क्या था ये सब जानते हैं। वो किसानों को खुलेआम धमकाता है। क्या था उससे पहले? उससे पहले वो एक गुंडों जैसे काम करता था, उससे पहले वो माफिया के काम करता था। यही तो उसकी हकीकत है। उससे पहले उसके ऊपर अपहरण, हत्या के मुकदमे चल रहे थे। यानी एक मंत्री, इस सरकार का एक मंत्री अपने आप को मंत्री कहलाने में गर्व महसूस नहीं कर रहा, वो अपने आप को माफिया, गुंडा कहलवाने में गर्व महसूस कर रहा है। उसका बेटा आशीष मिश्रा, जिसको यूपी पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में मुख्य आरोपी बताया गया, जो आज जेल के अंदर है, लेकिन उस अजय टैनी को इसलिए बर्खास्त नहीं किया जाता क्योंकि इनको ब्राह्मणों की वोट चाहिए, इनको जातिवाद फैलाना है, इनको एक जाति विशेष की वोट चाहिए। वो वोट बैंक नाराज ना हो जाए इसलिए उसको नहीं हटाया जा रहा है। उसके बाद वो पत्रकारों से भी बदतमीजी करता है, उनका भी माइक छीनने का प्रयास करता है। वो मंत्री खुद 120B का आरोपी है, उसका बेटा हत्या का आरोपी है। उसके बेटे ने नरशंस तरीके से किसानों का नरसंहार किया। 4 निहत्थे और 1 पत्रकार पे, 4 निहत्थे किसानों और 1 निहत्थे पत्रकार के गाड़ियों के नीचे कुचल दिया। आशीष मिश्रा ने गोलियां चलाई, किसानों को बहुत गलत गलत चीजें कही। इन चीजों पे जो आपके असल मुद्दे हैं कि किस तरीके से किसानों को रौंदा गया, इसके ऊपर आप न सोच पाए, इसलिए वाहियात मुद्दे उछाले जाते हैं। असली बात यह है कि 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट यह आदेश देता है कि जो भी शुगर मिल किसानों की 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगी, उनको 15% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन वो लागू नहीं होता। 2017 में फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है और केन कमिश्नर को, यूपी के केन कमिश्नर को यह आदेश दिया जाता है कि आप यह सुनिश्चित कीजिए कि जो शुगर मिल 14 दिनों में किसानों की पेमेंट ना कर पाए, वो किसानों को पेमेंट के भुगतान के साथ साथ ब्याज भी दें। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था, लेकिन आज तक वो ब्याज की पेमेंट नहीं की गई। ब्याज तो छोड़िए, ब्याज तो नहीं दिया गया ही, ब्याज तो उन्होंने दिया ही नहीं। जो पेमेंट किसानों की होनी थी गन्ने की, वो कई सालों तक पेंडिंग रहती है, उसको कोई पेमेंट को देने वाला नहीं है। 2019 में उत्तर प्रदेश के केन कमिश्नर ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार के सामने रख दी। उसमें उन्होंने कहा कि जो शुगर मिल प्रॉफिट में चल रही है उसको 12% का इंटरेस्ट देना चाहिए और जो शुगर मिल घाटे में चल रही है उसको 7% का इंटरेस्ट देना चाहिए। लेकिन 2019 से उत्तर प्रदेश की सरकार कुंडली मार के उन सिफारिशों के ऊपर बैठी है। 2022 आ गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए, लेकिन अब तक वो चीज लागू नहीं की गई। जो बात हाईकोर्ट ने कही कि भाई यदि किसानों की पेमेंट 14 दिन के अंदर नहीं होगी तो ब्याज देना पड़ेगा शुगर मिल को, वो चीज अब तक लागू नहीं की गई। तो जो आपके ये असली मुद्दे हैं खेती किसानी के, आप इनके ऊपर सोचना शुरू ना कर दें, इसलिए वाहियात मुद्दे उछाले जाते हैं। इस सरकार ने पहले 4-4.5 साल में गन्ने का रेट 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। अब आखिर में आके इन्होंने 25 रुपया बढ़ा दिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि 4.5 साल क्यों नहीं बढ़ाया गया? यह सवाल आपको इनसे पूछने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मंडी सिस्टम का क्या हाल है? बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के किसानों का धान 1000, 1100, 1200 रुपए में खरीदा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी छाती ठोकती है कि हम 70 लाख टन धान खरीद रहे हैं, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? जब वो हर दोराहे, हर तिराहे, हर चौराहे पे उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदने के कांटे लगा दिए प्राइवेट, एक किसान वहां पे जाता है, अलग अलग बहाने बनाए जाते हैं, वो प्राइवेट लोग 1000-1200 रुपए में किसान से खरीदते हैं। वो किसान को कहते हैं कि अभी पेमेंट चाहिए तो 1100 रुपए ले जाओ, और यदि 1 महीने बाद लोगे तो 1200 से 1300 की पेमेंट मिल जाएगी। उसके बदले में वो उस किसान से जमीन के कागज लेते हैं, उसके आधार पे वो प्राइवेट लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन कराते हैं अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके, और वो प्राइवेट व्यापारी
वो सरकार को धान बेच देते हैं और सरकार छाती ठोकती है कि हमने 70 लाख टन खरीद लिया, और उन प्राइवेट व्यापारियों को यह सरकार एमएसपी के अनुसार पेमेंट कर देती है। कहती है कि हमने तो 1960 रुपया की पेमेंट कर दी, लेकिन किसान के पास कितनी गई? 1000 से 1200 रुपया प्रति क्विंटल। और ये एमएसपी पे पेमेंट किसको हुई? ये एमएसपी के ऊपर पेमेंट हुई उस प्राइवेट व्यापारी को, लेकिन किसान को क्या मिला? किसान को 1000-1200 रुपया प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद का क्या हाल है? कितने % किसानों को गेहूं का एमएसपी मिल जाता है? कितने % किसानों की गेहूं एमएसपी पे प्रोक्यूर होती है? 1%, 2%। तो ये जो आपका असली मुद्दा है, आपको इस असली मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके के वाहियात मुद्दे, शमशान कब्रिस्तान 80 बनाम 20 जैसे वाहियात मुद्दे उछाले जाते हैं। इस सरकार ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि ये सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की कर्ज माफी के नाम पे 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपए के चेक बांटे गए और किसानों के साथ मजाक किया गया, किसानों का मजाक उड़ाया गया। यह सरकार, इस सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियों में दहाड़ दहाड़ के कहते थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई? किसानों का कर्जा 47,000 रुपए से बढ़ के 74,000 रुपया प्रति किसान पहुंच गया। यह एनएसएसओ का आंकड़ा है। जो किसान की आय, किसान की एवरेज आय जो खेती से होती थी 48%, वो इस सरकार के कार्यकाल में, जिसको डबल इंजन सरकार बोलते हैं, उसमें वो 48% से घटके 38% हो गई। ये स्थिति है। ये आपके असली मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? जब ये कोरोना नाम की चीज आई, कोरोना नाम की बीमारी आई, तो उत्तर प्रदेश में ना हॉस्पिटल तैयार थे, ना वेंटिलेटर तैयार थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार थे। उत्तर प्रदेश की आम जनता को ना तो बेड मिले, ना ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला, ना स्वास्थ्य की न्यूनतम सेवाएं मिली। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी के अंदर आम लोगों की लाशें तैर रही थी। यानी जो एक पूरे सम्मान के साथ किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होना चाहिए, यह उसका अधिकार है, उसको वो अधिकार भी नहीं मिल पाया। गंगा में आम लोगों की लाशें तैर रही थी। उन आम लोगों में हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, अगड़े भी शामिल थे, पिछड़े भी शामिल थे, सवर्ण भी शामिल थे, दलित भी शामिल थे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? चुनाव के टाइम पे हिंदू मुसलमान में बांटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब कोरोना के समय हजारों लोग मर गए स्वास्थ्य सेवाओं के बिना, तो क्या ऐसा हो रहा था क्या कि हिंदू को स्वास्थ्य सेवाएं दे दे और मुसलमान को ना दे, हिंदू को दे दे और सिख को ना दे, या सिख को दे दे और हिंदू को ना दे? क्या ऐसा हो रहा था कि जाट को दे दे, यादव को ना दे, ब्राह्मण को दे दे, दलित को ना दे? क्या ऐसा हो रहा था? उस पीड़ा से जो गुजरना पड़ा, वो सबको आम नागरिक के तौर पे गुजरना पड़ा। किसी को धर्म या जाति के आधार पर ऐसे प्रायोरिटी नहीं मिली कि उसको स्वास्थ्य सेवा दे दी जाएंगी, उसको नहीं दी जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि चुनाव में इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए उसको हिंदू मुसलमान कर दो, उसको अगड़ा पिछड़ा कर दो, उसको सवर्ण बनाम दलित कर दो, उसको जाट बनाम यादव कर दो, उसको गुज्जर बनाम यादव कर दो। ये सब चीजें की जाती हैं ताकि आप असली मुद्दों से भटक जाएं। आपका मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य का मुद्दा, कि कौन सी सरकार स्वास्थ्य की उचित सेवाएं प्रदेश के नागरिकों को देंगी। अभी नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स का डाटा है कि पूरे देश से जो नेशनल कमीशन ऑन वुमेन एनसीडब्ल्यू को जो शिकायतें मिली, उसमें यूपी नंबर 1 पे है। 10,000 से अधिक महिलाओं की शिकायतें नेशनल कमीशन ऑन वुमेन के पास पहुंची सिर्फ उत्तर प्रदेश से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली, जिसमें से 2,147 शिकायतें पहुंची। देखिए फर्क भी कितना है, यूपी से 10,000 से भी अधिक और दिल्ली से 2,147 शिकायतें। ये आपका महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की उन्नति, रोजगार का सृजन, रोजगार को पैदा करना, ये आपके असली मुद्दे होने चाहिए। और 5 साल में ये डबल इंजन वाली सरकार तमाम मुद्दों में फेल हो गई, कुछ नहीं दे पाई आपको। और क्या हाल रहा इन सारी चीजों का, ये हमने अभी आपको बता दिया। लेकिन आप इन मुद्दों पे ना सोच पाए, इसीलिए चुनाव के टाइम पे पिछली बार शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया गया, अब की बार 80 बनाम 20 का मुद्दा उठाया गया।
हिंदू बनाम मुसलमान किया जा रहा है। हम तो ये माननीय इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहते हैं कि आचार संहिता लग चुकी है, सारा सिस्टम आपके कंट्रोल में है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी कहते हैं, वो एक टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि ये चुनाव 80 बनाम 20 लड़ा जाएगा, और माननीय इलेक्शन कमीशन उसका कोई संज्ञान लेके कार्रवाई नहीं करता। एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, और सबसे दुख की बात तो ये कि जो चैनल अपने आप को सबसे बड़ा चैनल बताता है, उसके जो एंकर थे, एंकर भी कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करते कि भाई आप ये कैसे बोल रहे हैं। कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जाता। अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि चुनाव का मौसम आ गया था, इसीलिए हरिद्वार के अंदर धर्म संसद के नाम पे अधर्म की बातें कही गई। कोई धर्म यह नहीं कहता कि दूसरे से नफरत करो, लेकिन वहां पे धर्म के नाम पे अधर्म किया गया। धर्म का दुरुपयोग करके लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि चुनाव आ गए हैं। इसलिए किया गया कि असली मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोजगार, इन मुद्दों पे तो सरकार ने कुछ किया नहीं। इन मुद्दों पे तो सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए फिर लोगों को धर्म और जाति का जहर घोल के उनकी वोट हासिल करने की साजिश रची जा रही है। हमें भी, हमारे समाज को भी अपने अंदर यह सुधार करना होगा कि हमें चुनाव के समय ना धर्म के नाम पे बंटना, ना जाति के नाम पे बंटना, ना क्षेत्र के नाम पे बंटना, ना शराब में वोट देना, ना 2000 के नोट के एवज में वोट देना। हमें अपने मुद्दों पे वोट देना है। ये चीजें हमें भी सीखनी होंगी। उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे कि हमारे देश का लोकतंत्र असल लोकतंत्र है, हमारे देश का लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है। उसी के बाद हम ये चीज कह पाएंगे। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है तमाम भाइयों से, जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं, देश के कोने कोने के साथी, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक तक यह बात पहुंचानी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे पास कोई बीजेपी आरएसएस की तरह कोई पेड आईटी सेल नहीं है कि जो पैसे लेंगे उनके आईटी सेल वाले वर्कर और झूठ को फैलाए जाएंगे, झूठ को फैलाए जाएंगे। जो भाईचारा आज इस हमारी आवाज को सुन रहा है, यही हमारा भाईचारा है। इसी की जिम्मेदारी और इसी भाईचारे के सहयोग से हम अपनी बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन 1 साल से भी अधिक तक चला। किसानों के ऊपर जबरदस्ती 3 कृषि कानून थोपे गए, किसानों की जमीन छीन के कॉर्पोरेट घरानों को देने के लिए। आपको यह याद रखना होगा कि यही बीजेपी की सरकार थी जब 2014 में सत्ता में आई तो सबसे पहला काम इसने यह किया था कि किसानों को मिलने वाला बोनस बंद कर दिया था। मोदी सरकार की कैबिनेट ने यह कहा था कि जो भी राज्य सरकार अपने किसानों को बोनस देगी, उन राज्य सरकारों से केंद्र सरकार की एजेंसियां फसलों की खरीद नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के भाइयों को यह याद रखना होगा कि जो लखीमपुर खीरी में जो 4 किसान और एक पत्रकार ने अपनी शहादत दी, रमन कश्यप पत्रकार, जो हमारे किसान भाई थे, भाई दलबीर थे, लवप्रीत थे, गुरप्रीत थे, नक्षत्र सिंह थे, इन्होंने अपनी शहादत इसलिए दी ताकि किसानों का भला हो सके, देश तरक्की कर सके, देश आगे बढ़ सके। वोट डालते समय उन शहीदों को याद करना। ये धर्म, जाति, शमशान, कब्रिस्तान, 80 बनाम 20, हिंदू बनाम मुसलमान के वाहियात मुद्दों पे मत उलझना। आपका मुद्दा होना चाहिए देश को आगे लेके जाना, समाज को आगे लेके जाना, किसानों को उनका हक दिलाना, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करना। ये आपके मुद्दे होने चाहिए। तो साथियों, आपसे यही विनती करते हैं अंत में हाथ जोड़ के कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, अधिक से अधिक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। ये हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।